Hey people, welcome to another revision of Essay 500 series, and today we are going to revise with Essay 530. The name for this essay is Audit Sampling, Essay 530. So see guys, ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपको भी पता है कि ऑडिटर के पास में एक लिमिटेड टाइम होता है ऑडिट करने का, है ना। अब लिमिटेड टाइम होता है तो सारी चीज़ें चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ऑडिटर क्या करता है, अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक फिगर निकालता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। उसी का ही एक पार्ट ऑडिट सैम्पलिंग है। ऑडिट सैम्पलिंग में क्या होता है ना, ऑडिट सैम्पलिंग में हम एक पार्ट पिक करते हैं सारे के सारे आइटम्स में से, एंड उस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग क्या लगाते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाते हैं। सो व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम कोई फिक्स्ड पैटर्न लगा रहे हैं। सैम्पलिंग जो होता है ना, वो एक तरह से इस तरह से हम लोग पैटर्न रखते हैं, इस तरह से हम लोग चांसेस रखते हैं कि उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से ना थोड़ा सा भी कोई भी पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 100% ऑफ आइटम्स हो, लेकिन आप जितना भी पोर्शन उससे पिक करो, सारे पोर्शन का चांस ऑफ सिलेक्शन 100% होना चाहिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। तो उससे ये होता है कि ऑडिटर को एक रीज़नेबल कंक्लूजन मिल जाता है। जैसे सपोज़ ऑडिटर ऐसा बोल सकता है कि जितने भी मेरे पे मतलब उसके पास जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी उस पर डेटा है, उसमें वो बोल देगा कि मैं फर्स्ट की 10, लास्ट की 15 एंड मिड की 15 या 5 ऐसे करके मैं ये चेक करूँगा, या कुछ डेट्स दे देगा आपको रैंडम निकाल के, इन डेट्स की ये चीज़ें ले आओ। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अब पॉपुलेशन में बार बार यूज़ कर रही थी, यहाँ पे पॉपुलेशन वो वाली पॉपुलेशन नहीं है जो इंडिया की पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका मतलब है डेटा से, इंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच वी हैव टू सिलेक्ट दी सैम्पल। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैम्पल साइज? सैम्पल साइज़ का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम्स या डेटा दैट नीड टू बी सिलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड फ्रॉम पॉपुलेशन। तो वो जो भी हम डेटा सेलेक्ट करेंगे उस पॉपुलेशन में से, वो हमारा होता है सैम्पल साइज़। अब अनदर टर्मिनोलॉजी निकल कर के आती है सैम्पलिंग रिस्क या फिर रिस्क फैक्टर सैम्पलिंग टेक्निक्स में। तो सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? सैम्पलिंग रिस्क वो रिस्क होता है कि जो ऑडिटर्स कंक्लूजन है बेस्ड ऑन सैम्पल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्टेड टू द सेम प्रोसीजर्स। यानी कि ये रिस्क है सैम्पलिंग रिस्क का कि हमने जो एक सैम्पल छाट के और उसके ऊपर जो पोर्शंस हमने लगाए हैं, प्रोसीजर्स हमने लगाए हैं उस पोर्शन पे, अगर उससे जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो उस कंक्लूजन से डिफरेंट हुआ, जो अगर हम सारी की सारी चीज़ें चेक करते तब निकलता, तो क्या होगा? मतलब वो जो रिस्क होता है ना, तो वो रिस्क कि हमारा जो कंक्लूजन है सैम्पल और 100% ऑफ आइटम्स के ऑडिट के मतलब कंपैरिजन में, तो वो डिफरेंट हो सकता है। ये रिस्क होता है हमारा सैम्पलिंग रिस्क। अब अगर आप सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो तो इस रिस्क को आप पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप में इतना टाइम ही नहीं है ना कि आप 100% प्रोसीजर्स कर पाओ। जैसे आप अपने सिलेबस की ही बात कर लो, ऑडिट का ही सिलेबस है। अब ऑडिट में क्या है, इतने सारे तो स्टैंडर्ड्स हैं और इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब आप बोल रहे हो मेरी तैयारी तो है नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये चैप्टर्स कर लेता हूँ और ये चैप्टर्स मैं लीव कर देता हूँ। अब ये जो रिस्क है कि आपके जो मार्क्स 100% सिलेबस करके आते, उससे आपके मार्क्स कितने कम आएंगे अगर आप कुछ सिलेक्टेड पोर्शन ही करोगे, क्योंकि हो सकता है कि जो सैम्पल आप पिक कर करके जाओ उसमें से कम क्वेश्चंस आए। इसलिए हमेशा कभी भी अपनी ये समझदारी मत लगाना ये सिलेबस में स्पेशली। आप एंड टाइम तक कोशिश करना 100% सिलेबस कंप्लीट करने की ही। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी हो पाए, ठीक है। 1-2 चैप्टर अगर रह जाएँ उसको छोड़ के जितना भी आपका हो जाए उसको तो करना ही है। तो रिस्क तो है ही ना। तो वही रिस्क ऑडिटर के पास होता है कि वो जो सैम्पल पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर वो 100% चीज़ें चेक करता तो उसका कंक्लूजन डिफरेंट आता। तो वो जो डिफरेंस ऑफ कंक्लूजन है दैट इज़ सैम्पलिंग रिस्क। तो इससे क्या होता है, इस वाले रिस्क की वजह से 2 टाइप के इरोनियस कंक्लूजन्स निकलते हैं। नाउ ये इरोनियस कंक्लूजन्स कौन कौन से होते हैं? इरोनियस कंक्लूजन्स ये निकलते हैं अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का क्या एरोनियस कंक्लूजन निकलता है कि इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव दैन दे एक्चुअली आर, और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। यानी कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे सपोज आपने सैम्पल छाट के एंड उससे ऑडिट आपने करा, सैम्पलिंग लगा के उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, तो आपने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे तो एक्चुअली वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव थे ही नहीं जितना वो सैम्पल से निकले। तो ये रिस्क हो गया कि कंट्रोल्स आपने एज्यूम कर लिया या आपने कंक्लूड कर लिया कि कंट्रोल्स आपके ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जबकि एक्चुअली वो नहीं है। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या हो सकता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ये रिस्क है कि दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। आपने टेस्ट ऑफ डिटेल करा तो आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली ही नहीं, जबकि एक्चुअली वहाँ मिसस्टेटमेंट है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ना, इससे आपका पूरा का पूरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तो ऑडिटर जो है वो इन वाली इरोनियस कंक्लूजन के साथ में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, बिकॉज इससे वो एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन पे पहुँच सकता है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने एक सैम्पल सेलेक्ट करा और उस सैम्पल से आपको ये पता लग रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, जबकि एक्चुअली में हैं, तो उससे क्या आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ओपिनियन पे? नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगर ये कंक्लूड कर लेते हो कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है, जबकि अगर आप 100% कर रहे थे तो नहीं थी एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट, तो उस केस में भी क्या आपके ओपिनियन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे भाई, अगर आपने एक सही आदमी को गलत बता दिया तो फिर आपके उस गलत बताने की वजह से और लोग उस पर रिलाई कर लेंगे ना। सॉरी, अगर आपने गलत आदमी को सही बता दिया तो आपके सही बताने से गलत हो जाएगी ना ओपिनियन, क्योंकि और लोग उसको सही समझ लेंगे। लेकिन अगर आपने एक सही आदमी को गलत बताया तो वैसे तो माना कि वो मतलब एक्चुअल में सही था, बट आपने गलत बताया है तो उस पर तो वैसे ही कोई रिलाई नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर आदमी को रिप्लेस कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन से, कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन की ओपिनियन आपके अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं थी, और जबकि एक्चुअल में वो सही थी, बट आपने जो सैम्पल सेलेक्ट करा उसमें सही नहीं आ रही थी, तो वैसे भी आपकी ओपिनियन पढ़ के कोई उस पर रिलाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक्चुअल में सही नहीं थी एंड आपने सही ओपिनियन दे दिया, तब बहुत आपको फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आपकी ओपिनियन से बहुत सारे लोगों का डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे ऑडिटर को जो है ना एफिशिएंसी में बस फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसको एडिशनल काम करना पड़ेगा और उससे कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं, ठीक है। एफिशिएंसी पे काम पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, एज इट लीड्स टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश दैट इनिशियल कंक्लूजन्स वर इनकरेक्ट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टर्म आता है सैम्पल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, कि आप किस तरह से सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट करते हो। तो ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करता है सैम्पल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो वो इस तरह से सैम्पल साइज़ अपना डिटरमाइन करेगा कि सैम्पलिंग रिस्क उसका जितना हो सके उतना कम हो पाए। नाउ हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम, लोअर द सैम्पल साइज नीड्स टू बी। यानी कि अगर आपने रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट वहाँ ज़्यादा निकाला है तो सैम्पल कम रखो, और अगर कम निकाला है तो सैम्पल ज़्यादा रख दो। नाउ ऑडिटर जो है वो सिलेक्ट करता है सैम्पल आइटम सो दैट सैम्पल जो है वो कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। नाउ दिस रिक्वायर्स दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो क्योंकि अगर आपको पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपको पॉपुलेशन के सारे आइटम्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू बी सिलेक्टेड। अब क्या क्या मेथड्स हैं, तो कुछ हम मेथड्स देख लेते हैं ऑफ फॉर्मिंग द सैम्पल्स। तो पहला आपका मेथड आता है रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडम सिलेक्शन का मतलब ऐसा हो गया जैसे आपने रैंडम नंबर जनरेट कर लिए कि फर्स्ट 10, लास्ट 10, मिड 5 ऐसे करके। उसके बाद में एक होता है सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरह से आप करते हो, जैसे आप प्रॉपरली डिवाइड कर दोगे सैम्पल साइज़ को, फिर उसमें इंटरवल्स बना लोगे जैसे क्वार्टरली, मंथली, ठीक है, इस तरह से आप करते हो। तो सैम्पलिंग यूनिट्स को आप डिवाइड कर देते हो बेसिकली बाय द सैम्पल साइज़। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज़ मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। तो मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग में क्या होता है ना, एक टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है जिसमें सैम्पल साइज, सिलेक्शन और इवैल्यूएशन रिजल्ट जो होते हैं वो मॉनेटरी अमाउंट्स में होते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी मतलब चीज़ें करते हैं वो हम एक तरह से वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करते हैं। देन हैफाजार्ड सिलेक्शन क्या होता है, कोई यहाँ पर टेक्निक वगैरह नहीं होती है,
स्ट्रक्चर्ड किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। देन ब्लॉक सिलेक्शन क्या होता है, ब्लॉक सिलेक्शन जो होता है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं ब्लॉक्स को ऑफ कंटीजियस आइटम्स विद इन पॉपुलेशन, एंड ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरली बी यूज्ड इन योर ऑडिट सैम्पलिंग। तो उसमें हम सिर्फ सिंपली सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स करते हैं, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से। रैंडम सिलेक्शन मतलब रैंडम नंबर जनरेटर, सिस्टमैटिक सिलेक्शन मतलब सैम्पलिंग यूनिट को अपने सैम्पल साइज से डिवाइड कर दिया, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग में वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, देन हैफाजार्ड में विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, और रैंडम में सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कंटीजियस आइटम्स। उसके बाद में आता है स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन को आपने सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर दिया। जैसे सपोज़ आपके 1000 बिल थे, तो आपने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे 10 लाख से 5 लाख के 700 बिल हैं, देन 2 लाख से 5 लाख तक के 90 बिल हैं। इस तरह से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 बिल्स को, और फिर आपने क्या करा, आपने एक सैम्पल साइज सेलेक्ट कर लिया उस वाले पर्टिकुलर स्ट्रैटिफिकेशन से। तो एक तरह से आपने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो मतलब वो थे ना पॉपुलेशन में, उनको आपने ग्रुप कर दिया एक तरह से। अब इसका यूज़ क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन का, इससे आपका सैम्पल साइज़ रिड्यूस हो जाता है, ऑडिट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अलाउज ग्रेटर ऑडिट एफर्ट टू बी डायरेक्टेड टू लार्जर वॉल्यूम आइटम। जो लार्ज वॉल्यूम, जो उनकी लार्ज वैल्यू होती है, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हो। एंड इफ़ ए क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटा, तो जो भी मिस स्टेटमेंट होती है वो हर स्ट्रैटम की आप अलग अलग तरह से क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। फिर आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ किस तरह से आप इवैल्यूएट करते हो। तो आप रिजल्ट्स देखोगे सैम्पल के, एंड ये देखोगे कि क्या आपको रीजनेबल बेसिस कोई मिला है फॉर द कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन जो आपको टेस्ट करनी है। एंड अगर ऑडिटर ने कंक्लूड करा है कि ऑडिट सैम्पलिंग में कोई रीजनेबल बेसिस नहीं निकला है फॉर कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन, तो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया हमें इन्वेस्टिगेट करने दो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कोई रीजनेबल बेस नहीं मिला है कंक्लूजन का। एंड वो नेचर टाइमिंग एक्सटेंड भी देखेगा अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की। फॉर एग्जांपल, अगर उसको जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो वो एक सैम्पल साइज़ को एक्सटेंड कर सकता है, कोई और कंट्रोल के ऊपर कोई और टेस्ट लगा के उस कंट्रोल की टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुझे याद करने जैसा ऐसा नहीं लग रहा है, सिंपली आपको इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, वो सैम्पलिंग रिस्क वाला पार्ट लगा। बाकी तो इसमें इतना कुछ और रटने वाला ऐसा है नहीं। ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट essay 530। अब हमारा बचा है essay 540, 550, 560 एंड 570 और आपका देन 580। तो अभी थोड़ा सा बचा है, बट मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँ। ठीक है ना। चलो देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।